हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज बीएड फर्स्ट ईयर की हम क्लास करने वाले हैं। ये आपका थर्ड पेपर है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। फर्स्ट पेपर आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है। सेकंड पेपर जो है आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। थर्ड पेपर है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। और फोर्थ पेपर आपका होता है टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये चार पेपर जो होते हैं कॉमन होते हैं सभी बच्चों के पास। इसमें बार बार ये चीजें इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता जो रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं। तो चार सब्जेक्ट तो आपके कॉमन होते हैं और दो सब्जेक्ट होते हैं आपके ग्रेजुएशन बेस पे, जिन्हें हम पेडागोजिकल सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होंगे उसी के आधार पे आपको पेडागोजिकल सब्जेक्ट दिए जाते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, और जहां भी आप बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां वीडियोस को शेयर कर देना। बाकी अगर कोई नोट्स लेना चाहता है, नोट्स परचेज करना चाहता है, देखो नोट्स जो है पेड हैं, क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। सारी क्लासेस मैं कराऊंगी। अभी थोड़ा सा शेड्यूल ऐसे ही ऊपर नीचे चल रहा था, एक दो दिन और अभी लग सकते हैं आगे, उसके बाद कंटिन्यूटी में क्लासेस चलेंगी। नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 790-690-1757। आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करना। ठीक है, आप अपने नोट्स ले सकते हैं। 3 सब्जेक्ट के नोट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से बीएड सेकेंड ईयर के नोट्स हैं, और इसी तरीके से एमएड में अगर आप हैं या एमएड करने जा रहे हैं तो एमएड का भी सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने टॉपिक पढ़ लिया था कि साइकोलॉजी क्या होता है, इसके डेफिनेशन, इसके नेचर्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, कैसे रेलिवेंट करती है ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत अंतर, यानी हर व्यक्ति में अंतर पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत अंतर। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस और पर्सनैलिटी डिफरेंस मीन्स द डिफरेंस ऑफ वन मैन फ्रॉम द अदर इन कलर, फिजिक, स्पेशल एबिलिटी, इंटरेस्ट, नेचर, अचीवमेंट एंड अदर वर्च्यूज ऑफ मैन। यानी व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? देखो, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल अलग होते हैं, किसी ना किसी तरीके से अलग हो सकते हैं। वो रंग में अलग हो सकते हैं, रूप में अलग हो सकते हैं, आकार में अलग हो सकते हैं, या उनके अंदर कोई इस तरीके की एबिलिटी होगी कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से डिफर करते हैं। उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, उनकी प्रकृति अलग हो सकती है, उनके अचीवमेंट अलग हो सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं जिनसे वो एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं। उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत अंतर या फिर इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई भी संसार में जो है एक जैसा नहीं होता। देयर इज नो पर्सन इन द वर्ल्ड विच इज कंप्लीटली लाइक द वन लाइक द अदर। अब देखो, जैसे कि जुड़वा बच्चे होते हैं, किसी भी मदर को जुड़वा बच्चे अगर हो रहे हैं, मानो लड़के ही लड़के हैं या 2 लड़कियां हो रही हैं, तो उनके अंदर भी सिमिलैरिटी, बहुत सिमिलरिटी नहीं, उनके अंदर भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कैसे डिफरेंसेस पाए जाते हैं? अब 2 बच्चे हैं, वो देखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक होशियार हो सकता है, एक पढ़ाई में डल हो सकता है, एक जो है बोलने में ज्यादा तेज हो सकता है यानी एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, एक इंट्रोवर्ट हो सकता है। क्या पता कलर में भी डिफरेंस हो, एक गोरा हो सकता है, एक सांवला हो सकता है। तो इस तरीके से उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी जो ट्विंस बेबी होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, इवन द सिमिलरिटी इज नॉट फाउंड बिटवीन द 2 सन्स ऑफ वन पेरेंट। देखो सेम बात है। या फिर अगर बहन बहन या बहन भाइयों की बात कर लें, किसी भी माँ बाप को अच्छे जो पेरेंट्स हैं, उनको जो बच्चे हैं उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारी बहनें हैं, तो हम सारी बहनों की शकल जो है किसी की किस तरीके की है, किसी की किस तरीके की है, तो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। किसी के बाल जो है बहुत ज्यादा भारी है, किसी के बाल हल्के हैं, किसी की हाइट ज्यादा है तो किसी की हाइट कम है। तो ये क्या है? डिफरेंसेस है, यानी इसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, यानी व्यक्तिगत अंतर या फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं। This concept is rooted in the idea that no two individuals are exactly alike even if they share similar environment or genetic makeup। यानी वही सेम बात है कि चाहे जीन्स सेम हो, एक ही माँ बाप के बच्चे हो, तो तब भी उनमें क्या है? डिफरेंसेस पाए जाते हैं। चाहे उन्हें सेम वातावरण या सिमिलर एनवायरनमेंट हम दे दें, या उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम हो, तो भी उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं।
These differences influence how people perceive the world, interact with others and respond to situation। यानी ये जो अंतर होते हैं इन्हीं के आधार पर देखा जाता है कि कौन किस तरीके से चीजों को परसीव कर रहा है, अपने संसार को कैसे देख रहा है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे किसी सिचुएशन को रेस्पॉन्ड कर रहा है ना। अब एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक बहुत ज्यादा बोलता हो, एक कम बोलता हो, है ना। एक बहुत ज्यादा सुंदर हो, दूसरा सुंदर ना हो, और एक जो है वो लोगों के साथ अच्छे से टैकल कर लेता है, दूसरा नहीं कर पाता है। एक को ज्यादा काम करना आता हो, ज्यादा स्किल्स उसके अंदर हो, दूसरे के अंदर ना हो। तो ऐसे भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं एक ही घर के अंदर, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द काइंड ऑफ वेरिएशन दैट एग्जिस्ट अमंग द इंडिविजुअल इन वेरियस फॉर्म्स। ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, साइकोलॉजी के बेस पे भी हो सकते हैं, बिहेवियर के बेस पे भी हो सकते हैं, उनकी फिजिकल जो शारीरिक बनावट है उसके आधार पे हो सकते हैं, या कोई भी विशेषता हो सकती है, कोई भी उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, उनकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, और इमोशनल कॉम्पोनेंट यानी इमोशनल। अब कोई जैसे 2 बच्चे हैं तो एक जल्दी रोने लगता है किसी भी सिचुएशन में, एक नहीं रोता बिल्कुल भी, तो इमोशनल कॉम्पोनेंट से भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हो सकता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से, यानी किसी की मनोदशा कैसी है, किसी की कैसी है, उनका व्यवहार अलग हो सकता है, उनके शरीर की बनावट अलग हो सकती है, उनकी विशेषताएं अलग हो सकती हैं, उनके अपने जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग हो सकती हैं, सोचने की जो पावर है दोनों की अलग हो सकती है। एक अच्छी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग है एक के अंदर, दूसरा नहीं सोच पाता है, भावनात्मक घटक के रूप में भी पाई जाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने आपको इतने सारे दे दिए, यही आगे घूम फिर के मिलेंगे कि एक व्यक्ति बहिर्मुखी हो सकता है। बहिर्मुखी क्या होता है? ज्यादा बोलने वाले, जिन्हें हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एक रचनात्मक हो सकता है यानी क्रिएटिव हो सकता है, एक तो नई नई चीजें करता ही रहता है, दूसरा क्या है बिल्कुल अपना सीधा जा रहा है, बैग लेके पढ़ के आ रहा है ना। तो डिफरेंस पा सकते हैं। एक की तार्किक सोच हो सकती है, क्या पता दूसरे बच्चे की ना हो। तो इस तरीके से भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफर होता है। दूसरी ओर कोई अन्य व्यक्ति अंतर्मुखी यानी एक इंट्रोवर्ट हो सकता है। वही सेम मतलब अपोजिट है इसका, कि एक विश्लेषणात्मक सोच रहा है, एक तार्किक सोच रखता है, एक रचनात्मक है, एक बिल्कुल भी रचनात्मक नहीं है, एक एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी है, एक इंट्रोवर्ट है, ठीक है। तो ये तो टॉपिक को बढ़ाने की बात है कि अगर आपको लिखना है तो आपको लाइंस तो पढ़नी पड़ेंगी। एक डेफिनेशन है कि इंडिविजुअल डिफरेंस स्टैंड फॉर द वेरिएशंस और डेविएशंस अमंग इंडिविजुअल इन रिगार्ड टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। यानी व्यक्तिगत भिन्नता वो चीज दर्शाती है, वो डिफरेंसेस बताती है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर भी अलग हो सकता है और एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं जिनके आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। अब व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या होते हैं? पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो व्यक्तिगत अंतर विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ी बात है वो है जेनेटिक। भाई जीन्स के आधार पे तो पाया ही जाता है। अब पड़ोसी का बच्चा तुम्हारे बच्चे से कैसे अलग है? भाई उसके माँ बाप अलग है, तुम्हारे अलग हैं। और सेम जीन्स में भी बहुत सारी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पर्यावरण सबसे बड़ी बात है। अब 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, एक बच्चा पढ़ाई में कम एवरेज है, और उन्हें एक को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, एक को खराब एनवायरनमेंट दिया जाए, तो कितना भी होशियार बच्चा हो अगर उसे एनवायरनमेंट नहीं मिला तो उसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, है ना। मानसिक क्षमताओं के आधार पे भी होता है और सामाजिक प्रभाव भी इसमें शामिल है। बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंसेस। तो आप पेपर में इस तरीके से चार्ट भी बना सकते हैं कि कारण क्या है व्यक्तिगत अंतर के, आनुवांशिकता, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट जो हम जिस वातावरण में हम रहते हैं, घर की स्थिति जो इकोनॉमिक स्टेटस होती है कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, हमारे पापा जो हैं उनकी अर्निंग क्या है, या हमारे घर की ओवरऑल कमाई क्या है। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस एंड नेशनलिटी, तुम्हारे जाति के आधार पे, तुम्हारे नेशन के आधार पे भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जा सकती है। सेक्स डिफरेंसेस भी पाए जा सकते हैं कि लड़का है या लड़की है, तो उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। लड़कियों की चॉइस अलग होती है, लड़कों की चॉइस अलग होती है ना। एज और इंटेलिजेंस के आधार पर पाए जा सकते हैं। अब जैसे एज मैटर करती है, जो 20 साल का बच्चा सोच पाता है वो 40 साल का इंसान नहीं सोच पाता, और जो 40 का सोच रहा है वो 20 का नहीं सोच पाता। तो एज के आधार पे भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, और इंटेलिजेंस के आधार पे भी पाई जाती है। जो बच्चा होशियार है वो अलग अलग तरीके से सोच सकता है, जो बच्चा कम होशियार है वो नहीं सोच पाता। टेम्परामेंट के आधार पे भी होता है, कोई जल्दी अपने टेम्पर लूज कर देता है, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को गुस्सा नहीं आता, वो हर सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। एक बच्चा जल्दी रो देता है, दूसरा बच्चा नहीं रोता है इतनी जल्दी। तो और भी अदर भी हो सकते हैं, जैसे कि उनकी रुचि के आधार पे हो सकते हैं, उनके अचीवमेंट के आधार पे हो सकते हैं, उनके कैरेक्टर के आधार पे हो सकते हैं,
ठीक है। तो यही आगे डिटेल में दिए गए हैं कि हेरिडिटी क्या होता है, जो जेनेटिक ट्रेट हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जाते हैं, पेरेंट्स से जो बच्चों में जाते हैं, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं, यानी माता पिता से संतानों में अनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर होना। शारीरिक विशेषताएं, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स पे तो जाते हैं, कोई अपनी मम्मी पे जाता है, कोई बाबा पे जाता है, कोई पापा पे जाता है, तो घर में किसी न किसी पे बच्चा जाता ही जाता है। तो वो जाने का मतलब क्या है, वो यही है कि जेनेटिक ट्रेट है, हमें मिल रहे हैं, है ना। तो शारीरिक विशेषता जैसे लंबाई, अब किसी के घर में सबकी हाइट कम हो तो सिंपल सी बात है कि बच्चे जो हैं वो भी छोटे ही होंगे। अब किसी घर में सब 6-6 फुट के आदमी हैं, है ना, 6 लड़कियों की हाइट भी अच्छी है, जो घर की वोमेन्स है उनकी हाइट भी अच्छी है, तो ऐसा हो सकता है कि उनके घर में 4 फुट का बच्चा रह जाए? नहीं नहीं, तो बच्चा भी क्या होगा, लंबा ही होगा, है ना। रंग जो है, सब एक घर में सारी फैमिली जो है बिल्कुल गोरी फैमिली है, बिल्कुल सब लोग अच्छा कलर है उनका, कॉम्प्लेक्शन उनका बिल्कुल व्हाइट है, तो बच्चा भी आगे से क्या होगा, गोरा ही होगा। बालों की बनावट, ये सारी चीजें क्या है, हमें हेरिडिटी से मिलती हैं। मानसिक क्षमताएं जैसे कि स्मरण शक्ति और रचनात्मकता, बहुत अच्छा परिवार है, होशियार परिवार है, सुलझा हुआ परिवार है, तो बच्चा भी कैसा ही होगा, होशियार ही होगा, है ना। बिल्कुल डम परिवार है, बिल्कुल बुद्धू मोटी बुद्धि के सब लोग हैं, तो बच्चा भी ऐसे ही होगा, है ना। मतलब मैं थोड़े से देसी एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। आज संगीतकार माता पिता के बच्चे में संगीत का स्वाभाविक गुण हो सकता है, यानी जेनेटिक हो सकता है ना। और बहुत बार सीखने से भी चीजें आ जाती हैं। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है, फिजिकल एनवायरमेंट हो सकता है, सोशल और कल्चरल सराउंडिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जो शरीर के शारीरिक हाँ, शरीर के शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की कैसे हम रह रहे हैं, जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, जो समाज है किस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं, ये चीजें भी हमें अफेक्ट करती हैं। परिवार, विद्यालय, समाज और संस्कृति की भूमिका भी बहुत होती है कि अगर हमारे परिवार में सारी चीजें ठीक हैं, खुशहाल परिवार, तो बच्चा भी इस तरीके, बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो अच्छी होगी, बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलेगा और बच्चा आगे बढ़ सकता है। और वही एक परिवार है, कितना ही होशियार बच्चा हो और घर में लड़ाइयाँ झगड़े ये सारी चीजें चल रही हैं, बहुत बेकार वातावरण है घर का, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता, ये चीजें उसे पीछे खींच लेती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, अफेक्ट करती हैं। विद्यालय की बात है, अच्छा बच्चा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, अगर उसे अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है, अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर एवरेज बच्चा है, उसका घर का वातावरण भी अच्छा है, स्कूल भी उसका अच्छा है, ट्यूशन उसे अच्छे मिल रहे हैं, सब उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी आगे निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। एज एंड इंटेलिजेंस, मैंने आपको बताया, आयु और बुद्धि के आधार पर क्षमताओं में भिन्नता होती है। युवा व्यक्ति नई अवधारणाओं को आसानी से अपनाते हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, या हम लोग भी अपने आप को इसके अंदर कर सकते हैं इन्वॉल्व, कि भाई हम लोग जो सोच सकते हैं वो हमारे पेरेंट्स नहीं सोच पाते। हमारे पेरेंट्स से बहुत बार हमारे थॉट्स जो है, हमारी थिंकिंग मैच नहीं होती है। किस वजह से, क्योंकि हमारी जो एज है और उनकी एज में बहुत फर्क है। मैच्योरिटी क्या है, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास का स्तर, यानी मैच्योरिटी क्या होती है, जब हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग हम करने लगते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाने लगते हैं, ठीक है, जैसे जिम्मेदार जिसे कहते हैं, तो निर्णय लेने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता जो हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो मैच्योरिटी के आधार पे भी डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। कोई बच्चा बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई ऐसा होता है कि 25 साल का हो गया तो लेकिन बचकानी हरकत है, तो वो चीजें होती हैं, है ना। सेक्स के आधार पे हो सकता है, यानी जैविक और सामाजिक भूमिकाओं के आधार पे हो सकता है। महिलाओं में भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, जैसे लड़का और लड़की हैं तो लड़कियां जल्दी रो देती हैं, कोई कुछ भी बोल दे, थोड़ा सा डांट दे तो रोने लग जाती हैं, लेकिन लड़के क्या है, उन्हें कुटाई भी कर दो उनके तब भी नहीं रोएंगे, है ना। तो इसके आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्रिएटिव पावर क्या है, नई और मौलिक विचार उत्पन्न करने की क्षमता, यानी किसी बच्चे के अंदर क्रिएटिव पावर ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। कास्ट, रेस, कल्चर और नेशन के आधार पे, यानी जाति, नस्ल, संस्कृति और राष्ट्र के आधार पे, तो सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है ना। देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अ पर्सन फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड में एग्जिबिट डिफरेंट एटीट्यूड्स कंपेयर टू समवन फ्रॉम अर्बन एनवायरनमेंट। अब गांव का बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, तो उनके एटीट्यूड में या उनके रवैये में, उनके बिहेवियर में डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। गांव का जो है, मतलब देखा तो ऐसे जाता है, लेकिन अब गांव इस तरीके के नहीं रहे हैं, क्योंकि गांव के बच्चे भी वहीं पढ़ने जाते हैं जहाँ शहर के पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि गांव के जो बच्चे हैं वो थोड़े से र्यूड हो सकते हैं, और शहर के बच्चे जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। वैसे ऐसा है नहीं, है ना, ताकतवर मान सकते हैं गांव के बच्चों को,
क्योंकि खाना पीना अच्छा होता है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत अंतर के प्रकार क्या है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत अंतर क्या है, अंतर व्यक्ति यानी दो या अधिक व्यक्तियों में व्यक्तिगत लक्षणों का भिन्न यानी दो लोग जो हैं, ठीक है, दो लोग हैं उनमें जो अंतर पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, दोनों को अंतर कर दिया, एक अंतर एक अंत है, ठीक है, ये आप लोग देख लेना। इंट्रा इंडिविजुअल क्या होता है कि खुद से ही, खुद के अंदर ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाना। अब जैसे खुद के अंदर कैसे पाए जाएंगे, सोचो, अब मानो जैसे कोई भी इंडिविजुअल है कि वो सामने से देख के मैं कहने लगूं कि मुझे बुखार हो रहा है और आप मुझे देखें इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे देखेंगे कि भाई ये तो ठीक लग रही है, और अंदर क्या है मुझे ही तो पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है ना, तो अंदर से मैं बीमार हो सकती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल बोलते हैं, है ना, अंतर्वैयक्तिक। डिटरमिनेंट्स क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, डिटरमिनेंट्स हैं फिजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, यानी हमारी हाइट के आधार पे अंतर पाया जा सकता है, वेट के आधार पे, कॉम्प्लेक्शन पे, फिजिकल स्ट्रेंथ जो हमारी ताकत होती है, कोई बच्चा ज्यादा ताकतवर होता है, कोई बिल्कुल ऐसा होता है कि हाँ बिल्कुल सॉफ्ट। इंटेलिजेंस के आधार पे पाए जा सकते हैं कि कोई किसी बच्चे का जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है 120 है, और कोई बिल्कुल बुद्धू है जो क्लास में बिल्कुल कुछ नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो उस 50 आईक्यू वाले बच्चे हो सकते हैं। एटीट्यूड, उनके रवैये में डिफरेंस पा सकता है, उनके अचीवमेंट में डिफरेंस पाया जा सकता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस कोई बच्चा टॉप कर रहा है और कोई बिल्कुल पीछे से टॉप कर रहा है ना। मोटर एबिलिटी डिफरेंस हो सकते हैं कि कोई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, पतले अच्छे, ये क्या बोलते हैं राइटिंग, अब जैसे कि मोटर एबिलिटी, किसी की जो ग्रोस मोटर स्किल्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप हैं, और सूक्ष्म कौशल जो है उनके, यानी जो हम सूक्ष्म कौशल यानी जैसे पेन पकड़ते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, मेकअप जो करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं, तो इस तरीके की उनकी मोटर स्किल जो है वो डेवलप है, ठीक है। सेक्स डिफरेंसेस मैंने आपको बताई दी है। रेशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं रेस के आधार पे, नेशनल डिफरेंसेस राष्ट्र के आधार पे हो सकते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, यानी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हमारे घर की सैलरी है, घर की इनकम जो है उसके आधार पे अंतर पाए जा सकते हैं, इंटरेस्ट के आधार पे पाए जा सकते हैं, इमोशनल डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं, पर्सनैलिटी में डिफरेंस पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है, यानी एजुकेशन में क्या महत्व है, व्यक्तिगत शिक्षण रणनीति यानी शिक्षण विधियों को छात्रों की विविध आवश्यकता और रुचियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, यानी टीचर के लिए भी फायदेमंद है, और टीचिंग स्ट्रेटेजीज अगर हम जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा सकते हैं, या बच्चों की आवश्यकता के अनुसार चीजों को बदलाव किया जा सकता है, जो पढ़ाने का तरीका है उसे हम बदल सकते हैं, जो हमारी रणनीतियां हैं उन्हें हम बदल सकते हैं, पाठ्यक्रम को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं जैसे क्लास के अंदर बच्चे हैं, यानी लचीला पाठ्यक्रम। लचीला पाठ्यक्रम क्या होता है कि जहां बदलाव की जरूरत है वहां बदलाव कर सकें, जैसे कि हम प्रैक्टिकली बच्चों को सिखा सकते हैं, उन्हें रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ा सकते हैं, मतलब बदलाव कर सकते हैं, है ना। जैसे बच्चों का मन है कि हमें बुक से नहीं पढ़ना, हमें पार्क में ग्राउंड में जाके पढ़ना है, तो ग्राउंड में ले जाके पढ़ा सकते हैं। अलग अलग निर्देश यानी बच्चों के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मानो होशियार बच्चा है तो एक बार इंस्ट्रक्शन में समझ जाएगा, और स्लो लर्नर है, धीमे सीखने वाला बच्चा है, तो उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो यानी बच्चों के अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रक्शन देने होंगे। मनोबल में सुधार, इंप्रूव मोटिवेशन हो सकता है, यानी छात्रों की ताकत और रुचियों को पहचान कर उनमें आत्ममूल्य की भावना विकसित कर सकते हैं हम। यानी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, 40 बच्चे हैं तो क्या वो बच्चे सारे एक जैसे होंगे, नहीं, सारे बच्चों में कोई ना कोई भिन्नताएं पाई जा सकती हैं, तो उन भिन्नताओं के आधार पे ही हम उन्हें मोटिवेशन भी देंगे। स्पेशल एजुकेशन नीड्स हम देंगे, यानी अगर मानो क्लास में कोई दृष्टिबाधित बच्चा है जैसे दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ब्रेल का प्रावधान करेंगे, यानी उसे इसी तरीके से चीजें अवेलेबल कराएंगे ताकि वो पढ़ सके, या मोटे मोटे अक्षरों से हम उसे पढ़ा सकते हैं। किसी बच्चे को सुनता नहीं है तो उसके लिए हम ऑडियो क्लिप वगैरह या ऑडियो कोई भी एक्सेसरीज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैंप का प्रावधान करा सकते हैं, रैंप का अरेंजमेंट करा देंगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे, समूह सीखना, यानी शिक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यही महत्व है कि हम बच्चों को समझेंगे और उन्हीं के हिसाब से फिर काम करेंगे, ग्रुप में उन्हें पढ़ाएंगे, जिस बच्चे को जैसी जरूरत है उसकी जरूरत पूरी करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे, होशियार बच्चा है तो उसे उसी दिशा दिखाएंगे, थोड़ा स्लो लर्नर है तो उसे उसके अकॉर्डिंग ही मोटिवेट करेंगे, है ना। असेसमेंट प्रैक्टिसेस यानी जो प्रथाएं हैं आकलन की वो भी अलग अलग तरीके से करेंगे। मानव दृष्टिबाधित ही बच्चा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसके नॉर्मल बच्चे की तरह थोड़ी ना उसके असेसमेंट करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, तो उसके लिए हमें अलग से चीजें करनी पड़ेंगी, तो यानी असेसमेंट प्रैक्टिसेस को भी हम अपनाएंगे,
तो फायदा हुआ ना, अगर किसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज है तो शिक्षा में भी उसका महत्व है। अब टीचर को उसकी क्या नॉलेज होनी चाहिए, अब जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं तो टीचर को फायदा हो जाएगा। अगर टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज है तो वो क्या कर सकता है, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन दे सकता है। पर्सनलाइज यानी बच्चे के आधार पे, जो बच्चे की डाइवर्स नीड्स हैं। डाइवर्स नीड्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, डाइवर्स स्टूडेंट्स होते हैं। किसी की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कुछ हो सकता है, किसी की कास्ट अलग हो सकती है, किसी का रिलीजन अलग हो सकता है, किसी की सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो उनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं, यानी डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे होते हैं। तो हमें उसी के आधार पे क्या देना होगा, हर बच्चे को पर्सनल इंस्ट्रक्शन देना होगा, उनकी रुचि के आधार पे, उनकी एबिलिटीज के आधार पे, जिससे कि लर्निंग क्या है और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। जो सीखना सिखाने का तरीका है वो और भी प्रभावी हो जाएगा। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट होगा, यानी बेहतर कक्षा प्रबंधन होगा, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने से विशिष्ट व्यवहारिक चुनौतियों की पहचान और समाधान में सहायता मिलती है ना। तो हम बच्चों के अकॉर्डिंग उनके चैलेंजेस देख सकते हैं और उन चैलेंजेस पे हम काम कर सकते हैं और एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों की जो समझ है उसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, यानी एनहांस स्टूडेंट एंगेजमेंट। जो बच्चे एंगेज हो रहे हैं, जो संलग्न हो रहे हैं, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको हम और बढ़ावा दे सकते हैं। बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना। जब हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाएंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्या है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे, इन्वॉल्व होंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, शुरुआत में ही हम बच्चों की नीड्स को पहचान लेंगे और फिर उस पर काम करेंगे। जैसे कि कुछ बच्चे क्लास के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हो सकते हैं, यानी किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, तो हम पहले ही उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे। गिफ्टेड बच्चा है तो हम उसे पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसे टास्क देंगे। अब गिफ्टेड बच्चे कौन होते हैं, जिनका IQ ज्यादा होता है, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जिनका इंटेलिजेंस कोशेंट अच्छा होता है, जो एक बार में चीजों को समझ लेते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे बच्चों को हम इजी काम तो दे नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए अलग से काम होगा, है ना। इमोशनल चैलेंजेस वाले बच्चे भी हो सकते हैं। इंप्रूव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, अगर टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज है तो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो भी बेहतर बनेगा और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चों को सपोर्ट करेगा, बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ सपोर्ट करेंगे। इफेक्टिव ग्रुपिंग होगी, यानी एक प्रभावशाली ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। टारगेटेड फीडबैक एंड इन्फॉर्म्ड गाइडेंस, यानी हम फीडबैक भी बच्चों के अनुसार ही देंगे, जैसे बच्चे होंगे उसी के आधार पे उन्हें फीडबैक दिया जाएगा और फीडबैक देने से वो इंप्रूव करेंगे और अपने पोटेंशियल को, जितना उनके अंदर ताकत है, पूरी ताकत लगाएंगे, फुल पोटेंशियल वो अचीव कर सकेंगे। उन्हें गाइडेंस भी देंगे, हर बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसे कि बच्चा 10th क्लास करता है तो बच्चे को ये समझ नहीं आता कि मुझे कौन से स्ट्रीम में जाना है, मुझे आर्ट साइड में जाना है, मुझे साइंस साइड में जाना है, या फिर मुझे कॉमर्स लेनी है ना। तो बच्चे क्या है, इस टाइम पे आके थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें करियर गाइडेंस दे सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस दे सकते हैं हम बच्चों को, और बच्चे के एप्टीट्यूड को समझ सकते हैं, उसके इंटरेस्ट को समझ सकते हैं। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, वही एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है, यानी शिक्षा में इसका क्या महत्व है, तो ये हमने पीछे पढ़ लिया है। ये सेम वही है पीछे वाला, ये दोबारा से कॉपी हो गया है। तो शैक्षिक महत्व यही है कि हम बच्चे के अकॉर्डिंग रणनीतियां अपनाएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग करिकुलम को डिजाइन करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हर बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे, बच्चे के मोटिवेशन को इम्प्रूव करेंगे, अच्छा क्लास को मैनेज कर पाएंगे। जब हम सारे बच्चों को समझ रहे हैं, उन्हें गाइडेंस भी देंगे, उन्हें काउंसलिंग भी देंगे, और जिन्हें बच्चों को अलग से नीड्स की जरूरत है, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं या दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो उनको स्पेशल नीड्स हम दे सकते हैं, और स्किल डेवलपमेंट होगी बच्चों की, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रणनीतियां चली हुई हैं, जो पद्धतियां चली हुई हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आकलन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे जितने भी बच्चे हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में, मेंटली रिटार्डेड, बैकवर्ड, डेलिंक्वेंट, गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर, एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।